नमस्कार, मैं हूं नेहा पंत। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहां हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया, नामांकन किया। उसके बाद हम आपको बता दें, आज काफी हमलावर वो दिखाई दिए। दरअसल राहुल गांधी जगह जगह जा रहे हैं, लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए पैरवी कर रहे हैं। और इस सिलसिले में जब नागपुर पहुंचे राहुल गांधी, तो वहां जाकर उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। नाम नहीं लिया उनका, लेकिन उन्होंने ये साफ कह दिया कि जब उनकी सरकार आएगी, जांच के बाद चौकीदार जेल में जाएगा। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह से वो हमलावर हैं, क्या चुनाव में वो उन्हें फायदा पहुंचाएगा? राहुल गांधी ने हमला किया तो पलटवार दूसरी तरफ से भी हो गया। किस तरह से? अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगुस्ता वेस्टलैंड में क्रिश्चियन मिशेल के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का हवाला देते हुए पूछ लिया कि एपीआरजी का मतलब क्या है। गांधी परिवार इन कनेक्शंस को करे साफ। इसी पर आगे हम करेंगे चर्चा। नेता ऐप पर बाकायदा हमने सवाल पूछा है कि चुनाव में चौकीदार को जेल में डालने की बात कहकर राहुल गांधी को फायदा होगा। जनता क्या कहती है, उनकी राय भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आप देखिए किस तरह से इस मुद्दे पर मचा है घमासान। वायनाड में पर्चा दाखिले के बाद राहुल गांधी महाराष्ट्र के नागपुर पहुंचे। इस चुनावी रैली में राहुल ने सीधे प्रधानमंत्री को निशाना बनाया। कोई है यहाँ पे जिसको नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाला? राहुल तो यहाँ तक कह गए कि चुनाव बाद चौकीदार को जेल भेजा जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। चुनाव के बाद इंक्वायरी होगी। जेल में दूसरा चौकीदार होगा, जेल के बाहर दूसरे चौकीदार होते हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया। हालांकि उन्होंने सीधे राहुल गांधी के आरोपों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन चौकीदार को हर नागरिक का हित रक्षक करार। हेलीकॉप्टर घोटाले के दलालों ने जिन लोगों को घूस देने की बात कही है, उनमें से एक एपी है, एपी, और दूसरा एफएम है, फेम। इसी चार्जशीट में कहा गया है कि एपी का मतलब है अहमद पटेल और एफएम का मतलब है फैमिली। इस बयान पर करारा पलटवार केंद्रीय मंत्री और अमेठी में राहुल की प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी की ओर से आया। ये खुलासा हुआ है कई अखबारों में कि राहुल गांधी का नाम आया है अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम में। इससे पहले भी पत्रकारों के माध्यम से, मीडिया हाउसेस के माध्यम से जमीन की खरीद फरोख्त में, 2G के घोटाले में लिप्त लोगों से विशेष आर्थिक व्यवस्थाओं का लाभ उठाने में राहुल गांधी का नाम आया है। समय आ चुका है कि अब कांग्रेस के अध्यक्ष को जनता को बतलाना होगा कि वो हर व्यक्ति जिसने देश को लूटा है, उसके साथ लिखा पढ़ी करके अपने हस्ताक्षर के साथ राहुल गांधी ने क्यों आर्थिक सुख भोगा, और इस पे स्पष्टीकरण अब समय आ चुका है कि राहुल गांधी को देश को देना चाहिए। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने इसे जनता को गुमराह करने की कोशिश बताया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश में स्कैम फ्री सरकार दी है। किसी बड़े अफसर या राजनीतिज्ञ का नाम पिछले 5 साल में किसी भी प्रकार के घोटाले में आने की बात तो दूर, किसी पर आरोप तक नहीं लग पाया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे तो 120 करोड़ का यूरिया स्कैम हुआ। जब मनमोहन सिंह जी सरकार थे तो वो पूरा 10 साल स्कैम की ही सरकार चली। जाहिर है इस चुनाव में चौकीदार बनाम चोर का मुद्दा छाया रहेगा। अगर राहुल चौकीदार को चोर बताने में जुटे हैं, तो मोदी की सभाओं में भी मैं भी चौकीदार का नारा जोरों पर है। बोलिए मैं भी, गांव-गांव, गली-गली, शहर-शहर,
घर घर। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव बाद चौकीदार को जेल भेजने का राहुल का बयान कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचा। तो आइए आपको बता देते हैं आज का सुलगता सवाल। क्या चुनाव बाद चौकीदार को जेल भेजने का बयान राहुल को सियासी फायदा पहुंचाएगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे परिचय आपका करा दें। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा जी आज की इस चर्चा में जुड़ गए हैं। बीजेपी से प्रवक्ता जफर इस्लाम जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के नेता राजीव रंजन जी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप देख पा रहे हैं समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता और नेता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ हैं। और यहाँ स्टूडियो में नेता ऐप के सीईओ प्रथम मित्तल भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले चरण सिंह सापरा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर मुंगेरी लाल के ये हसीन सपने साकार हो गए तो चुनाव बाद मोदी जी जेल जाएंगे आप लोगों के मुताबिक? नहीं सर, जाएंगे ना? देखिए ये हमारे देश की प्रक्रिया है। ये मुझे एको आ रहा, थोड़ा सा ये ठीक करा देंगे? जी जी, ठीक कराते सापरा साहब, ठीक करा कर आऊं आपके पास या आप बात रखेंगे अपनी? अभी नहीं, मैं बात रखता हूं। देखिए, चौकीदार अगर चोरी में भागीदार नहीं है तो फिर वो जेपीसी क्यों नहीं लगाते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। जबकि जेपीसी के अंदर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के, जबकि सबसे ज्यादा सदस्य उनके थे, तो तब भी उन्होंने जेपीसी लगाने का कोई अभी भी अगर मगर है आप लोगों के मन में। लेकिन जिस डंके की चोट पर आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दोषी है, नहीं तभी तो मैंने सवाल किया ना। जेल जा रहे हैं ना आप लोगों के मुताबिक, तो जेल जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूं कि जेपीसी नहीं लगाई है, इसलिए ये पता चलता है कि चौकीदार ही भागीदार है। और ये जो चोरी हुई है, जो अनेक साहब, जांच की क्या जरूरत है? के ऊपर जो सवाल उठा, जांच का ढकोसला क्यों? जांच होगी, जेल जाएंगे। आप लोगों ने तो पहले ही मन बना लिया है कि भैया आरोपी भी हम हैं, जांच भी हम है, कोर्ट भी हम है, गवाह भी हम है, और जज साहब का अंतिम फैसला भी हम है। आप लोगों ने तो सारा मन बना लिया है, सारी स्क्रिप्ट आपने तैयार रखी है। जांच की क्या जरूरत है? नेहा जी, स्क्रिप्ट की बात नहीं है, इसमें कितने सवाल है। देखिए, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का उल्लंघन हुआ, डीपीपी का, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का उल्लंघन हुआ, लॉ मिनिस्ट्री का, फाइनेंस मिनिस्ट्री का, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो फाइल नोटिंग्स है वो शरेआम बताती है कि प्रधानमंत्री पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री जो है ओलांदे, वो कहते हैं कि हम पर रिलायंस को थोपा गया, फिर सोवरेन गारंटी नहीं ली गई, लाखों करोड़ों रुपए का फायदा। इतने सारे फैक्ट्स कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को दिख रहे हैं कि आप लोगों ने राइटिंग ऑन द वॉल बोल दिया इसको कि मोदी जेल जा रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं दिखाई दी? ये बात सीएजी को क्यों नहीं दिखाई दी? या फिर राहुल गांधी जो कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और सीएजी से भी ऊपर है? जी ना, मैं ये बता रहा हूं कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एक सीमित दस्तावेज पेश किए गए, फिर ये देश की सरकार कहती है, जो चौकीदार कहते हैं कि मैं चौकीदार हूं, उनकी चौकीदारी में पेपर चोरी हो जाते हैं। फिर सीएजी को उतने ही पेपर जाते हैं जितने पे सीएजी कुछ इनके पॉजिटिव बात कर सके। लेकिन फिर भी सीएजी ने, उसने 2 या 3 आक्षेप उसमें सीएजी ने उठाए हैं, ये आपको भी ध्यान में होगा। सवाल ये है कि जब इतने सारे सवाल उठते हैं तो देश की सरकार, जो जिम्मेवार सरकार अपने आप को बोलती है, जो कहती है कि हम चोर नहीं हैं, तो आपको जेपीसी लगाने में क्या खतरा था? ठीक है, ये सवाल मैं पूछूंगी जफर भाई से, लेकिन सापरा साहब ये बताइए, राहुल गांधी आज भी जब पुणे गए, क्या कहा उन्होंने? वहां मौजूद छात्रों और छात्राओं के बीच उन्होंने क्या कहा? यूथ के बीच उन्होंने कहा कि मैं तो प्यार का संदेश फैलाता हूं, मैं मोदी जी से प्रेम करता हूं, प्यार करता हूं, उनसे नफरत नहीं करता। मोदी जी से प्यार करते हैं राहुल गांधी, लेकिन उन्हें जेल भेजना चाहते हैं। ये कौन सी पॉलिटिक्स है? नहीं, देखिए, वो राहुल गांधी जी का प्यार का मतलब था कि मैं पर्सनली नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हूं। हम अगर खिलाफ में हैं तो ये विचारधारा की लड़ाई है। ये जो मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो कार्यप्रणाली है, हम उसके खिलाफ हैं। जो उन्होंने चोरी की है, भ्रष्टाचार किया है, जनता के साथ विश्वासघात किया है। ठीक है, अब आपकी बात का जफर इस्लाम जी जवाब देंगे। जफर भाई, राफेल डील की आप लोगों ने जांच नहीं कराई, जेपीसी नहीं बिठाई, अब कांग्रेस कह रही है भाई हम सत्ता में आए तो जेल भेजेंगे। जैसे आप लोगों ने कहा था सत्ता में आए तो रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएंगे, गए नहीं, वो बात अलग है। 2-3 बातें कहना चाहता हूं। मैंने सापरा जी को बड़े संजीदगी से सुना, बिना इंटरप्ट किए। मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी अपना जबान
हमारे जब तक हम बोल रहे हैं वो भी ना हमें इंटरप्ट ना करें। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो भी राहुल गांधी गलतफहमियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपने वर्डिक्ट भी दे दिया, इसलिए झूठ बोलने की प्रक्रिया इनकी जारी है। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, ये झूठ का तो मानने वाला नहीं, देश पे कोई जनता नहीं मानती, जितना भी झूठ बोल दे। खुद अपने बारे में राहुल गांधी ने कभी सोचा है? नेशनल हेराल्ड केस में बेल पे बाहर है, करप्शन कितना 5000 करोड़। उसके बाद देखिए इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स की चोरी की, चौकीदार चोर कैसे नहीं है वो बताइए ना। इनकम टैक्स में अपेयर नहीं हुए, इनको जब दिल्ली हाई कोर्ट ने लथाड़ मारा तब इनकम टैक्स में जाके अभी गए हैं। अभी इनकम टैक्स में भी इनका हिसाब किताब होगा और कितना इनकम टैक्स पे नहीं किया, बता दीजिए कि चौकीदार चोर कैसे नहीं है। मैंने तो आपको सवाल, मैंने बीच में इंटरप्ट नहीं किया था। ठीक है साबका साहब, 1 मिनट पहले उन्हें सुन लीजिए सर, इतनी क्या जल्दीबाजी है? इतनी क्या जल्दी है? आपको उनसे भी क्या जानना है? आप लोग तो पहले ही कह चुके हैं चौकीदार चोर है। आप लोग तो मानते हैं ना, यकीन रखते हैं ना इस बात में, आप तो जेल पहुंचाने वाले हैं। मैं कहना चाह रहा हूं, हाँ बोलिए जफर इस्लाम, बात पूरी कीजिए। राहुल गांधी ने जिस तरह से पैसे बनाए, मैं आपको बताता हूं। इन्होंने करप्ट लोगों से साझा किया, दोस्ती की, जैसे आप यूनिटेक के बॉस मालिक के साथ संजय चंद्रा। डील कैसा है? डील है कि आज मैं एक आप बिल्डिंग बनाइए, मैं थोड़े एडवांस देता हूं। एडवांस कहां से है वो भी बताता हूं। एडवांस देता हूं और एडवांस के पर हमने तो आज तक देखा नहीं, मैं बैंकर रहा हूं लेकिन ऐसा कोई डील देखा नहीं इस दुनिया में कि आपको पहले प्रॉफिट दे दिया जाए, घर बने ना बने, प्रॉफिट पहले आ जाए। तो ये किया इन्होंने, मतलब किस बेसिस पे किया? इसलिए कि आगे जितने भी गलत काम हो रहे हैं उसमें भी कमीशन, और उसका एडवांस कहां से है सुन लीजिए। किसी अपने 9,86,000 देखते हैं प्रॉपर्टी का, 4 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसकी आज उसके बगल वाली प्रॉपर्टी के बेसिस पे अगर कीमत निकाले जाए तो 90 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी की कीमत है। 9,86,000 दिखा रहे थे। किसको बेवकूफ समझते? देश की जनता को बेवकूफ। पट्टी आंखों में पट्टी देश की जनता नहीं बांधी हुई है। उत्तर दे दूं नेहा जी, अभी बहुत लंबा है, आप पहले अपने काले करतूत को पूरा सुन लीजिए, जवाब दीजिएगा उसके बाद। 9,86,000 देखते हैं, जबकि 90 करोड़ से ज्यादा उसका वैल्यू है। उसको रेंट पे देते हैं, फर्जी रेंट पे खुद रहते हैं। वहां के जितने काम करने वाले सबकी तनख्वाह भी देती है वहां पर गुजरात की एक कंपनी, और उसमें खुद रहते हैं और एडवांस में रेंट ले लेते हैं। जफर भाई ये बात बताइए, इतने आरोप, इतने संगीन आरोप, अरे तो 5 साल तक आप लोग क्या कर रहे थे? जेल में नहीं होना चाहिए था? फिर ऐसे में तो गांधी परिवार को, रॉबर्ट वाड्रा को जेल में होना चाहिए था ना। वो लोग तो बेल पर बाहर हैं। इस तरह से लिए तो सारे करप्ट के साथ। नहीं 2014 में आप लोगों ने वादा किया था ना, अगुस्ता वेस्टलैंड में जो फैमिली, जफर भाई वादा नहीं किया था 2014 में? रैलियां करके घूम के उमा भारती जी ने डंके की चोट पे कहा था हमारी सरकार आएगी, रॉबर्ट वाड्रा जेल में जाएंगे, ये पक्की बात है। आपकी सरकार के 5 साल पूरे हो गए, कहां जेल में गए? इतने संगीन अगर आरोप हैं तो जेल में तो नहीं गए, बाहर है। पंजी, हमारी सरकार कोई विंडिक्टिव सरकार नहीं है। हम देश के कानून के मुताबिक चलते हैं। एजेंसीज अपना काम कर रहे हैं। नेहा जी मैं बोल लूं अभी, अगर बेल पे बाहर है तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूं? जब अगर कोर्ट ने बेल दे दिया इनको तो मजबूरन इनको बाहर है, वरना इनको जवाब दीजिए। जो बेल पर बाहर है वो चौकीदार को जेल में भेजने का सपना देख रहे हैं। जो बेल पर बाहर है वो चौकीदार को जेल में भेजने का सपना देख रहे हैं। ये बेल नेहा जी, अच्छा शांत हो जाइए, शांत हो जाइए जरा, नहीं पड़ेगा, शांत हो जाइए। आप बताइए। अच्छा अभी मेरी बारी है। एफएम और नेहा जी इनको कहिए मेरी बारी, जैसे आपने मुझे रोका था इनको भी रोकिए अभी। नेहा जी, नेहा जी इनको भी रोक के दिखाइए ना जरा। जफर भाई अब सुन लीजिए, राहुल गांधी, नेहा जी आप कह रहे हैं जो जमानत पर बाहर है नेहा जी वो क्या जेल भेजेंगे? बोलिए अब साबका जी, बोलिए, जवाब दीजिए ना। ये बात तो फैक्ट है ना, जमानत पर बाहर है ना। देखिए एक एंटिसिपेटरी बेल पर बाहर है, एक जमानत पर बाहर है। जल्दी जाएंगे। देखिए सवाल ये है, ये इंग्लिश में एक शब्द है लूज कैनन। ये देखिए अभी लूज कैनन सुनिए, इंग्लिश में एक शब्द है लूज कैनन, यानी हिंदी में जुमलेबाज, हिंदी में जुमलेबाज। और ये जुमलेबाज 2G का केस आपको पता है, 2G के केस में क्या हुआ? 1,76,000 करोड़ का घोटाला, और फिर निकला क्या? सब बाइज्जत बरी हो गए। ये इस तरह की नौटंकी इनकी चलती रहती है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि जय अमित शाह जो 50,000 रुपए की कंपनी खोलते हैं और उनका 80,000 करोड़ रुपया वो बन जाता है कुछ ही दिनों में, 2 महीनों के अंदर 16,000 टाइम उनकी आमदनी बढ़ती है। ईडी वहां पर नहीं देखती है।
फिर भारतीय जनता पार्टी के जो अभी बॉन्ड, कल ही मैंने खबर देखी, जो बॉन्ड हो सकता है, जो बॉन्ड थे, हाँ ठीक है 80 करोड़, 80 करोड़, तो उसका 80 करोड़, नहीं सुनिए मेरी बात, अभी मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मैं उस पर 2 लाइनें कहना चाहता हूं। इस तरह से डिबेट, नेहा जी अगर ये इंटरफियर करेंगे तो आपकी डिबेट पूरी खराब करूंगा मैं। सुनिए क्यों खराब करेंगे साहब? अरे आप धमका रहे हैं सर, ये तो गलत बात है। मतलब अभिषेक मनु सिंघवी 3 राज्यों में सरकार आने से पहले कहते हैं मौसम बदलने वाला है, अफसरों सावधान हो जाओ। आप अभी सरकार बनी नहीं, उससे पहले ही धमका रहे हैं सर। ये किस तरह आप उससे पहले ही धमका रहे हैं सर। सापरा साहब आप तो कभी ऐसा नहीं करते थे, अभी तो सरकार भी नहीं आई सर, अभी से सुर बदल रहे हैं सापरा जी। ये गलत बात है सापरा जी, आप ऐसा कभी नहीं करते। लगातार नहीं तो आप बात से काटिए ना उनको, आप दोनों बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, एक दूसरे को अपनी बातों और तर्कों से काटिए। आप धमका क्यों रहे हैं? आप धमका क्यों रहे हैं? मैं दोनों को चुप करा रही हूँ, मत कराइए, मैं दोनों से तीखे सवाल करूंगी, मत कराइएगा, मैं दोनों से तीखे सवाल करूंगी, क्योंकि मैंने जफर भाई को भी यही कहा, जैसे 2014 में रॉबर्ट वाड्रा को जेल भेजने का वादा किया था, अभी तक वाड्रा एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर है, वैसा ही कोई वादा आप भी कर रहे हैं सापरा साहब। अच्छा सापरा साहब सुनिए ना, नहीं आप बिल्कुल अपनी बात रखिएगा, आपको मैंने बुलाया इसीलिए, पर मेरी एक बात सुनिए। अच्छा सापरा जी सुनिए, आप अपनी पूरी बात रखिएगा, बस ये बात मुझे बता दीजिए, सुनिए ना, नहीं आप पूरी बात रखिए, आप रखिए, मैं आपको पूरा मंच दूंगी और आप ही बोलेंगे, इसके बाद ही मैं जफर भाई के पास जाऊंगी। और अभी 2 मेहमानों से तो मेरी बात भी नहीं हुई है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं 30,000 करोड़ बिजनेसमैन की जेब में डाल दिए, चौकीदार जेल जाएगा, कहीं कुछ प्रूव हुआ है? अभी हमारे पास 2 केसेस हैं सापरा साहब, एक तरफ नेशनल हेरल्ड केस पर बेल में बाहर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंटीसिपेटरी बेल पर बाहर, और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जिस पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अब आप मुझे बता दीजिए सापरा साहब, देश स्थिति को कैसे देखे? पूरी कीजिए अपनी बात। देखिए देश के सामने यह भी स्थिति है, मैं जय अमित शाह के केस में बोलता हूं कि जिस पुत्र का पिता ही अंपायर है तो उसको आउट कौन करेगा? सवाल यह है कि ये सत्ता बल, बाहुबल, धनबल का उपयोग करते हैं। ये ना तो व्यापम पे इंक्वायरी करना चाहते, ना राफेल पे करना चाहते, ना जीएसपीसी पे करना चाहते, ना चिक्की घोटाले पे करना चाहते, ना राजस्थान के खनन के घोटाले पे करना चाहते। ये तमाम उन सारे घोटालों पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, कोई इंक्वायरी नहीं करना चाहते जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व है। तो सत्ता बल, बाहुबल, राफेल की जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई हम जांच नहीं कर सकते, हमें नहीं लगता प्रथम दृष्टया गड़बड़ी हुई है, आप उससे मानते नहीं। सीएजी ने क्लीन चिट दी, जो बात आपने कही वो बात तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कही, या तो कांग्रेस पार्टी बनती ना कोर्ट में जाकर। सापरा साहब, कपिल सिब्बल राम मंदिर के मुद्दे पर कह सकते हैं कि 2019 के बाद सुनवाई हो, चुनाव पर असर पड़ेगा, तो इस मुद्दे पर आप लोग क्यों नहीं बनते जाकर के पिटिशनर? सुप्रीम कोर्ट में डालिए ना राफेल में पिटिशन, करेक्शन के लिए पिटिशन डालिए कि नहीं है? करेक्शन के लिए डालिए ना, डालिए कि नहीं डालिए? मैं आपकी बात कर रही हूँ सर, कांग्रेस पार्टी की बात कर रही हूँ, या सिर्फ चुनावों में भुनाएंगे? मतलब नेहा जी आप इनको कवर फायर मत दीजिए। नहीं अरे नहीं सर, कवर फायर क्या देनी है? आप लोग खुद ही बड़े समझदार हैं इस काम में। मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने कहा रॉबर्ट वाड्रा को जेल पहुंचाएंगे, वो नहीं गए, आप भी कुछ उसी तरह का वादा कर रहे हैं कि पहले सत्ता में आए फिर देखते रहेंगे। ठीक है सर, चलिए आपने अपनी बात रखी, मैं जरा आगे बढ़ना चाहूंगी। मेरे साथ राजीव रंजन जी भी मौजूद है। राजीव रंजन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, राहुल गांधी को क्या इस बात का सियासी फायदा होगा जब वो चुनावी मैदान में जाकर डंके की चोट पर कहते हैं हमारी सरकार आएगी तो चौकीदार जेल जाएंगे? सबसे पहले तो इस तरह के बयानों का जनता संज्ञान लेती ही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि 1974 की याद तो कहीं नहीं वो दिला रहे हैं, जब देश के तमाम बड़े नेताओं को इंदिरा जी ने जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया था। उन बयानों का गायक और कलाकारों को उन कि हमारे डीएनए मैच नहीं हुए कहते हैं और फिर डीएनए मैच होने लग जाते हैं, जनता उसका भी संज्ञान लेती है, ये ध्यान रखिएगा। सापरा साहब आप ही के पक्ष की बात कर रहे हैं, वो अरे वो आप ही के पक्ष की बात कर रहे हैं, उन्हें पूरा सुन तो लीजिए सापरा जी। बोलिए राजीव रंजन जी, आप बताइए राजीव रंजन जी, किस तरह से इतिहास की आप वो बात बता रहे हैं जो कांग्रेस को सूट करती है? भारत चाहिए था, जिनको आरएसएस मुक्त भारत चाहिए था, वो गोद में जाके बैठ गए नरेंद्र मोदी के। ये भी जनता संज्ञान लेती है, शिकार है, जनता के तो इस संज्ञान बार की बात आपको करोगे तो जनता मैं के कोप आपको का सारे शिकार होना उदाहरण दे होगा। दूंगा।
जनादेश ईवीएम के बटन दबाने से मिलेगा। जनता लोग के ईवीएम का क्रोध बटन शिकार आपके पक्ष हुए में हो। दबाने के लिए तैयार आप तो नहीं है। लोकसभा का इसलिए कि उपचुनाव आपको भी बिहार में ईवीएम पर हारे ही हो भरोसा नहीं और है। विधानसभा का पहली उपचुनाव भी सापरा साहब, हारे एक हो। मिनट सर, एक मिनट सर, वो बात पूरी कर ले, फिर आप काउंटर कीजिए। पुरातत्वावशेष हो चुके हैं, आप समझते हैं अभी सापरा साहब को रुकाने की जिम्मेवारी खाली आपकी है, बाकी नहीं। अब आपके सबसे ज्यादा बोल रहे हैं सर आप, सबसे ज्यादा, सबसे डिसिप्लिन पैनलिस्ट आज सबसे ज्यादा बोल रहे हैं। हाँ, राजीव रंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। आप कह रहे थे इतिहास में किस तरह से ऐसा हुआ तो उसका क्या नतीजा निकला। राजीव रंजन जी बात पूरी कीजिए। आप लोगों की आवाज नहीं दबा सकते हैं, आप लोगों को अपनी बात कहने दीजिए। अरे ये 5:06 हो रहा है और 22 मिनट से आप लगातार शोर मचा रहे हैं। आप बातें नहीं कर रहे हैं, आप शोरगुल कर रहे हैं। ये आपका चरित्र है सापरा साहब। मैं जिस पैनल में बैठता हूं मैं आपको देखता हूं, आपके पास तथ्य नहीं है, आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है, आपको भूगोल का ज्ञान नहीं है, आपको लोकतंत्र की ताकत का पता नहीं है। आप इतिहास में दाखिल दर्ज होने वाली पार्टी के प्रवक्ता हैं। कहां से 132 वर्ष पुरानी पार्टी कहां पहुंच गई है, ये देख लीजिए। आप नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को ललकार रहे हैं, जनता को ललकारिए। जनता के फैसले पर भरोसा रखिए। ये अवसर जनता आपको देने नहीं जा रही है कि आप जबरदस्ती किसी को जेल के सलाखों के पीछे भेज देंगे। खुद को बचाइए। नीतीश कुमार जी के करिश्माई चेहरे की वजह से आपको संजीवनी मिल गई और अब बिहार में कुछ सीटों पर आप जीत गए। इस बार फिर जनता जो गलती की है वो सुधार देगी और आप जीरो पर जाएंगे, जीरो पर। बिहार में मेरी खुली चुनौती है, इसको लिख लीजिए। अगर एक जिता लीजिएगा तो फिर दोबारा चुनाव के बाद आप संदेशा बिहार की जनता को देते हो। सुनिए सापरा साहब, बिहार की जनता को संदेशा क्या दिया आपने? कांग्रेस को ही जनता स्वीकार करने के लिए पहले तैयार गलियाते हो नरेंद्र मोदी दल आपको मानने के लिए तैयार नहीं है, और फिर उन्हीं की तो फिर गोद मैं में आपको बैठ क्या जाते सुनूं? हो। आपके प्रवचन को मैं क्या सुनूं? राहुल गांधी और सोनिया गांधी को सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए जनता ठीक है, हो गया सापरा साहब। आप लगातार राजीव रंजन के बीच में बोले जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्यों पैरेलली बोले जा रहे हैं राजीव रंजन के बीच में। जब आप बोल रहे थे वो तो नहीं बोले सर, बात तो पूरे करने दीजिए उनको। इतना क्या भय खाया हुआ है, बात उन्हें पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपसे काउंटर लूंगी। आपकी वजह से मैं अनुराग भदौरिया के पास नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि राजीव रंजन जी ने बात पूरी नहीं की है। सापरा साहब शांत होकर के एक बार सुन लीजिए राजीव रंजन को, मैं आपसे काउंटर लूंगी, फिर मैं भदौरिया जी के पास जाऊंगी। ठीक है सर, एक मिनट। राजीव रंजन जी अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगा। राजीव जी, मेरा सवाल बड़ा सीधा था, क्या राहुल गांधी को फायदा मिलेगा ऐसे बयानों का? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी जी कांग्रेस को जिस मोड़ पर पहुंचा चुके हैं उससे कांग्रेस की वापसी तो कतई नहीं दिखती है। कांग्रेस के बुरे दिन इस कदर हैं कि उत्तर प्रदेश में उनको 2 सीटों के लायक वहां समाजवादी पार्टी और बसपा ने पहचाना, पीछे घूम के समझा पीछे घूम और के। देश के अलग अलग राज्यों में जितने क्षेत्रीय छत्रप हैं उन्होंने इनको नकारा। वामपंथी पार्टियों के साथ जो इनकी नैसर्गिक इनका साथ था, वहां वामपंथी पार्टियों को भी इन्होंने कहीं न कहीं ठगने की कोशिश की। तो जिसने नकारा उसी की गोद में जाकर के बैठ गए आप। है अगर एक पार्टी जनता से दूर हो जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे बयानों के जरिए सापरा जैसे लोग भले ही पैनल में चीखते चिल्लाते रह जाएंगे, अरे भाई, जनता पर कोई असर नहीं होगा। आपको ये कांग्रेस की डूबती नैया को ये बचा नहीं सकते। आप कह रहे हैं राहुल गांधी के बयान कांग्रेस पार्टी को बचा नहीं पाएंगे। मैं भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी, अनुराग भदौरिया जी आपके पास आना चाहूंगी। अनुराग जी, राहुल गांधी ने एक बात कही थी, उनसे जब लगातार ये पूछा गया कि रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जांच चल रही है, राहुल गांधी ने बहुत साफ तौर पे कहा था कि आप रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जिसके खिलाफ चाहे जांच कीजिए, लेकिन प्रधानमंत्री की भी जांच होनी चाहिए। अब जिस तरह से उन्होंने ये कहा कि भाई चौकीदार को आएंगे तो जेल में डालेंगे, इसको बदले की सियासत क्या नहीं माना जाए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जीजाजी पर आंच आई है इसीलिए चौकीदार की जांच की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, कौन जेल जाएगा कौन जेल नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक चीज़ तो जनता भी जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे थे, बीजेपी के प्रवक्ता महोदय भी कह रहे थे कि जनता को इतिहास भूगोल याद है या नहीं है, लेकिन जनता को 2014 के वादे आपके ज़रूर याद हैं कि जनता को आपने क्या वादे किए थे 2014 में।
आपने वादे आपको भी आप शायद भूल गए, लेकिन जनता एक एक वादा याद करके रखा हुआ है। जिस तरह से आपने चिल्ला चिल्ला के मंचों से मोदी जी चिल्ला रहे थे कि देश का, सुन तो लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला, देखिए यही आपकी परेशानी, तभी पता चल रहा है आप हार रहे हैं। मैं चुपचाप हूँ, पता है क्यों? मुझे पता है कि मैं जीत रहा हूँ, आप हार रहे हो, इसलिए आप बेचैन हो। हाँ भदौरिया जी, बात पूरी कीजिए, वो सुन रहे हैं। देखिए मजेदार बात है, इनको 2014 के वादे इसलिए याद नहीं है क्योंकि उन्होंने उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया है। जनता की बात इन्होंने की ही नहीं, ये पार्टियों की बात करते हैं, एक दूसरी पार्टी पे आरोप लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जनता कहां है? जनता जो आपने वादे किए थे चिल्ला चिल्ला के कि रुपया पतला हो रहा, आप तो मोटा करने वाले थे रुपया, उससे भी ज्यादा पतला हो गया और देश का सम्मान भी गिरा। आपने बोला रुपया, अगर रुपया पतला होता है तो देश का सम्मान गिरता है, देश का सम्मान तो और ज्यादा गिर गया। आपने बोला था हम आएंगे तो यहां पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, क्या कम हो गए? क्या वो आप बार बार रिपीट नहीं करना चाहता? 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, प्रत्येक साल के हिसाब से 10 करोड़ दे दिए आपने। काला धन आप ले आए वापस में। आपने बोला था नोटबंदी करेंगे तो काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया। 15 लाख रुपए देने की तो बात छोड़ो, आपने रोजगार और ले लिया लोगों का। जी बताइए, आपने कहा जनता के बीच जनता के मुद्दे चलते हैं, तो अनुराग जी क्या जनता के बीच ये बात चलती है कि चौकीदार को जेल में डालेंगे? आपको लगता है जनता इसी बातों पर वोट करती है? सब एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं। अनुराग जी, आप लोग तो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं ना, आप लोग यूपी में कांग्रेस अलग लड़ रही है, आप लोग अलग लड़ रहे हैं, आपको तो हिचक नहीं होनी चाहिए। आप बताइए ना, राहुल गांधी कहते हैं आएंगे तो चौकीदार को जेल में डालेंगे। जनता इन बातों पर वोट करती है, नहीं करती है? नेहा जी आप बोलेंगी वही शब्द मैं बोलूंगा, ये तो गारंटी नहीं है। मैं तो वो बोलूंगा जनता अरे मैं तो सीधा सवाल पूछ रही हूँ। हम तो जनता की आवाज है, जनता की बात बोलेंगे ना कि जनता क्या चाहती है। जनता चाहती है कि 2014 का मैनिफेस्टो आपका कहाँ है? 2014 की बातें क्यों गायब हो गई मन से? आज आप 70 सालों की बातें करने लगे, 1940 की बातें करने लगे, 30 की बातें करने लगे, 19 की बात क्यों भूल गए? मोदी जी का भाषण सुनो तो आप पता नहीं मोदी जी भाषण में चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। 1920 तक जा रहे हैं, 1925 में जा रहे हैं, 30 में जा रहे हैं, 40 में जा रहे हैं, 50 में जा रहे हैं, लेकिन 2014 से 17 के बीच में नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या परेशानी है? 2014 से 19 के बीच में क्यों नहीं आना चाहते आप? क्या आपको 14 से 19 के बीच में आपने देश को ठगा है, ये देश को लूटा है या जुमलेबाजी की है, देश को झूठ बोला है? मेरी समझ नहीं आता। मेरा सवाल जब कांग्रेस को लेकर होता है, आप कौन सी मैच फिक्सिंग करते हैं? आप कभी कांग्रेस पार्टी के सवाल पे जवाब नहीं देते। यूं आप डंके की चोट पर कहते हैं कि यूपी में हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अनुराग भदौरिया से जब भी सवाल करो कांग्रेस को लेकर, वो गोल पोस्ट शिफ्ट करके सीधे बीजेपी की तरफ डाल देते हैं। अरे आपका मुकाबला बीजेपी से भी है, कांग्रेस से भी है यूपी में, आप गोल गोल क्यों घुमाते हैं अनुराग भदौरिया? मेरा सवाल था, राहुल गांधी ने जो कहा उनको उससे वोट मिलेंगे या नहीं? अनुराग भदौरिया चले गए कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या है? क्यों कमजोर हुए कि नहीं हुए? अनुराग जी सीधे अपनी पार्टी के लिए बोलिए ना। आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं, या तो बोलिए कि कांग्रेस के हम साथ हैं, फिर मत कहिए कांग्रेस भ्रम फैला रही है। नहीं कहेंगे आप भदौरिया जी, आप नहीं कहेंगे। ठीक है जफर इस्लाम जी, ठीक है अनुराग जी, अब हो गया सर। आप जफर इस्लाम की बात सुनिए। और जफर इस्लाम जी, नहीं जब आप लोगों को लेकर सबसे बड़ा आरोप जफर, ठीक है भदौरिया जी प्लीज, मैं चाहूंगी इस वक्त जफर इस्लाम जी के साथ हमारा कम्युनिकेशन रहे। अनुराग जी मैं फिर आगे आपके पास आऊंगी। जफर इस्लाम जी, सबसे बड़ा आरोप आपकी पार्टी पर जो विपक्षी दल लगाते हैं वो ये है कि चुनाव की आहट आते ही जांच एजेंसियां तेज हो जाती है। 4 साल तक सारे केसेस ठंडे पड़े रहते हैं और चुनाव के 1 साल पहले सारी एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं विरोधियों को तंग करने में। यही बात लालू कहते हैं, यही बात कांग्रेस कह रही है, यही बात समाजवादी पार्टी कहती है। नेहा जी, आपने तोता का रंग देखा है ना कैसा होता है? ये समाजवादी का तोता है, इनको जो सिखाया जाता है यहाँ पर हर दिन हर चैनल पे एक ही बात, उसके अलावा कुछ बोलते नहीं। भदौरिया तोता की तरह है, बस यहाँ आकर उसको वही पढ़ना है जो सिखाया गया, मालिकों ने सिखाया। मैं आप बताता हूँ, देखिए हमने जो काम, ये काम के बारे में कह रहे हैं, हमने गरीबों को जो घर जिनको पास नहीं उनको घर दिया, तो क्या गलत काम किया? ये लोग पैसा अपने घर ले जाते हैं, हम गरीबों को घर दिया। हमने जो है पेंशन दिया, हमने बिजली पहुंचाई, हमने सड़कें बनवाई, हमने किसानों को कैश घर उनके अकाउंट में भिजवाया, हमने इंश्योरेंस दिया, हमने किसानों के लिए काम किया, हमने गरीबों के लिए काम किया, हमने हर वर्गों के लिए काम किया।
इनके जैसा नहीं कि सिर्फ परिवार तक सीमित रह गए, परिवार का नहीं, पर आप ही लोगों ने वादा किया था ना का सवाल है कि भाई परिवार ने बहुत घपला घोटाला किया है, जेल पहुंच जाएंगे। काम करती है। आपके वादे का क्या हुआ? जफर इस्लाम जी, जनता पूछेगी ना, अगर रॉबर्ट वाड्रा के केस में इतना ज्यादा परेशानियां हैं तो वो मुझे तो जेल में क्यों नहीं है? तोता बोल रहे हैं, मैं हूँ समाजवादी का, जेल में क्यों नहीं है? समाजवादी की विचारधारा को मैं टर करके बोलता हूँ। आप जेल में नहीं जाऊंगा, बेल में रहूंगा, आखिर उनको बीजेपी के समय जरूर लगता है। बता दीजिए, आप बीजेपी के क्या है जरा बता दीजिए। हमारे हाथ में रहता तो मैं डाल देता जेल में, बीजेपी की लेकिन विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी और की बात करते हैं। पहले मैं तो बोलता हूँ समाजवादी हूँ, समाजवादी की बात करता हूँ, सामाजिक न्याय की बात करता हूँ, संविधान बचाने की बात करता हूँ, लोकतंत्र बचाने की बात करता हूँ। आप बताइए, बीजेपी क्या देश? ठीक है अनुराग जी, जफर इस्लाम जी, आप दोनों साथ मत बोलिए। अनुराग जी हो गया, इतना आहत मत होइए, इतना आहत मत होइए। आप राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, सब जानते हैं, आपको एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? ठीक है अनुराग जी। अच्छा, क्योंकि ये सवाल जनता के बीच गया था। एक मिनट अनुराग जी, जफर भाई, अनुराग जी एक मिनट, दोनों मेरी बात सुनिए प्लीज, दोनों मेरी बात सुनिए, दोनों में इनका ऑडियो थोड़ा नीचे कीजिए तभी शायद सुनेंगे मुझे। आप दोनों मेरी बात सुनिए प्लीज, और आप सभी मेहमान मेरी बात सुनिए। हमारे साथ आज स्टूडियो में एक और खास मेहमान मौजूद है, मैंने शुरुआत में उनका इंट्रोडक्शन भी कराया था। नेता ऐप के सीईओ प्रथम मित्तल हमारे साथ हैं। नेता ऐप वो ऐप है जिसके जरिए लाखों लोगों तक हम डेली पहुंच रहे हैं, मैं आप सबको बताना चाहूंगी। और जो दिन का हमारा सवाल होता है, दिन भर के कोई भी सवाल जो ज्वलंत मुद्दा है, उस पर हम जनता की राय लेते हैं, जिन जनता के बीच में से आप ही को वोट लेकर के देश की दशा दिशा तय करनी है। तो सुलगते सवाल में जो आज का सवाल है वो नेता ऐप पर हमने पूछा था। सवाल मैं दोहरा देती हूं, क्या चुनाव बाद चौकीदार को जेल भेजने का बयान कांग्रेस को फायदा पहुंचाएगा? अब ध्यान से सुनिए, इस सवाल पर हमें 1,37,889 लोगों की राय मिली और इनमें से सिर्फ 24% का कहना था कि हाँ ये फायदा पहुंचाएगा, जबकि 76% लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की ये बयानबाजी उनको चुनाव में फायदा नहीं पहुंचाएगी। प्रथम मेरे साथ है। प्रथम, इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ आप देख रहे हैं जितने भी नेता हैं वो इसके पक्ष विपक्ष में घमासान पर उतरे हुए हैं, लेकिन जनता के बीच तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ये जो बात कह रहे हैं ये लोगों के बीच रजिस्टर ही नहीं हो रही है। 76% लोग कह रहे हैं कि ऐसे राहुल गांधी को फायदा नहीं होगा इस तरह की बयानबाजी से। देखिए, आई थिंक जो पुलवामा जो अटैक हुआ था उससे पहले की यदि हम बात देखें तो उस टाइम मैं डेटा साथ साथ देख रहा हूं, बिफोर पुलवामा 50% के करीब लोग राफेल इशू को एक रियल इशू मानते थे। अच्छा। पर पुलवामा के बाद वो आंकड़ा 50 से केवल 30% तक आके रुक गया। तो 20% लोग पुलवामा के बाद राफेल को इशू मानना बंद कर दिया लोगों ने। एक तो बात ये हो गई। तो इस कारण हम समझ सकते हैं कि जो चौकीदार चोर है, जो यहाँ चौकीदार को जेल में डालना चाहिए, वो जो नैरेटिव है वो फेल होता हुआ नजर आ रहा है पुलवामा के बाद। और यदि हम मोदी जी की क्रेडिबिलिटी का सर्वे देखें, उनकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी का, हालांकि हो सकता है लोग बीजेपी पे क्वेश्चन जरूर करें, पर मोदी जी की पर्सनल क्रेडिबिलिटी अभी भी बहुत हाई है। लगभग 80% लोग मोदी जी की पर्सनल क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन नहीं करते। अच्छा, अब इसके साथ साथ जो हमें ये नजर आ रही है बात कि चौकीदार चोर है का जो नैरेटिव है वो थोड़ा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, परंतु जो न्याय स्कीम का जो नैरेटिव है वो डेफिनेटली हमें कहीं ना कहीं पास होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, वो कैसे? उसमें हम देख पा रहे हैं कि ऑलमोस्ट 66% लोग न्याय को अच्छी स्कीम मानते हैं और लगता है कि उनको उससे फायदा होगा। हाँ, नहीं, ये बहुत ही दिलचस्प बात आपने कही। सापरा साहब, आप लोग नैरेटिव लूज कर रहे हैं क्या? आप देखिए 1 लाख लोगों से ज्यादा तक ये सर्वे गया है, आप इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। आपकी न्याय शायद फिर भी लोगों के साथ जुड़ रही है, लोग उसको सुनना चाहते हैं, पर नेगेटिव नैरेटिव लोग नहीं चाहते। चौकीदार को जेल में डालने वाली बात आपने देखा, 76% लोग कह रहे हैं राहुल गांधी अगर ये कह रहे हैं तो उससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा। नेहा जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं यही कहना चाहता हूं, आप भी समझ रही हैं कि चुनाव केवल एक नैरेटिव पर नहीं होता है, ये कई सारी बातें उसमें होती हैं, जिसमें राहुल गांधी जी ने पहले ही कहा है कि प्रमुखता से हमारे मुद्दे हैं बेरोजगारी, जो न्याय और अन्याय की बात राहुल गांधी जी ने की है वो प्रमुख मुद्दा है, किसानों का मुद्दा भी प्रमुख मुद्दा है। इसी तरह से अनेक मुद्दे हैं, जो हमारी लेबर है, हमारे
छोटा व्यापारी है, उनके मुद्दे भी हमारे प्रथम स्थान पर आते हैं। तो इस तरह से हम सारे मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं। लेकिन ये जो मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जिसमें सिद्ध हो रहा है, देखिए अभी बीजेपी ठीक है, आप लगते सवाल में हमारे पास वक्त इतना ही है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जनता से हम यही अपील करेंगे कि ये जो बातें हैं इनकी जरा तह में जाइए, इन्हें पढ़िए और सोचने समझने के बाद ही आप अपना वोट दीजिए।